Now students, in this particular lecture we will be focusing on the consumer behavior. देखो कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल आपका मार्केटिंग में ही देखने को मिलता है एंड कंज्यूमर बिहेवियर का जो एक्चुअल स्टडी है वो सीआरएम में होता है. ठीक है, सीआरएम में इसके बारे में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है एंड मेजरली द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसके वजह से हमने सीआरएम फ्रेमवर्क्स क्या किया था, डिस्कस किया था. ठीक है, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जाएंगे. यहाँ पे हमें मार्केटिंग तक ही रहना है. तो भाई यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर है क्या? इट इज़ नथिंग, इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर पीपल डू एंड डू नॉट बाई अ प्रोडक्ट. ठीक है, कि भाई कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, क्यों, ठीक है, वो प्रोडक्ट को बाई करते हैं या नहीं करते हैं. तो भाई इन सब का क्या करना है, आपको एनालिसिस देखना है. ठीक है, इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर. ओके, एंड यही रीज़न है कि भाई मार्केटिंग और सीआरएम दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंडली समझ के क्या करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं. वहाँ के कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होते हैं और यहाँ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीआरएम में अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना कुछ पढ़ा दिया है ना, इसके बाद अगर सीआरएम के लेक्चर्स देखोगे ना, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, इट अटेम्प्ट्स द टू अंडरस्टैंड द बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोथ इन. अच्छा, ये सब क्या है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, नॉर्मली तुम क्या कर लेना, पढ़ लेना. अच्छा, एक चीज़ और, कंज्यूमर बिहेवियर पे हम इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केटिंग का जो मेन अपना क्या है, लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपना फोकस होता है वो कौन सा होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को स्टडी करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई बिजनेस एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके कस्टमर्स की वजह से ही कर रहा है ना, उसके क्लाइंट्स की वजह से ही कर रहा है. यस और नो? सो ये सारी चीज़ें हैं. अब हमको देखना है कि भाई ऐसे कौन कौन से बाइंग डिसीजंस हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ रही है, या फिर हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स निकल कर आए जिसके वजह से फाइनली बिहेवियर में चेंज अपने को देखने को मिलता है, एक साइकोलॉजी में चेंज होने अपने को दिखता है फाइनली. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, देख लेना यार कि क्या क्या चीज़ें हैं. मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है, होस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जैसे क्या मोटिवेशन है, क्या नीड है, क्या एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें क्या, आपका जो भी प्रोफेशनल स्टेटस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, मेंशन है. अच्छा, एक चीज़ और, हम सर एक कॉमन चीज़ डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, कॉमन चीज़ कभी भी देखो डिफाइन नहीं कर सकते. हम एक पर्टिकुलर मार्केट को बस स्टडी कर सकते हैं एंड अलग अलग मार्केट अलग अलग तरीके से क्या करेगा, बिहेव करेगा. हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप अलग अलग मार्केट को क्या कर दो, एक ही मॉडल क्या कर लो, एक ही मॉडल से सारी थ्योरी उससे डिफाइन कर लो. नहीं, आपको अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह की मेंटालिटी क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई बहुत बार आपके मन में आएगा कि भाई मुझे क्या करना है, अगर अपना एनुअल सेविंग करना है तो मैं हॉलीडे पे चला जाता हूँ. ठीक है, या फिर मुझे एंजॉय करना है तो मैं हॉलीडे पे जाऊँगा. लेकिन वाइफ क्या बोलती है कि भाई तुम अपने क्या कर दो, घर में इन्वेस्ट कर दो. आपका कलीग क्या बोलता है कि भाई तुम शेयर्स में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो. होता है ना, ऐसा बहुत बार होता है. तो सबकी क्या है, मेंटालिटी अलग है फॉर द सेम अमाउंट. अगर किसी के पास पैसा रहेगा तो वो क्या करना चाहेगा, सबका अपना अपना क्या होता है, डिफरेंट मेंटालिटी होता है. सो दैट्स वाई द कस्टमर बिहेवियर मस्ट हैव टू बी स्टडीड. अब यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर क्या करना है, हम लोगों को चीज़ों को स्टडी करना है. दस यू वुड फाइंड दैट ईच पर्सन हैज़ हिज ओन or her own standards of judgments and distinct behavior in every aspect of his role as a customer. Okay, और इसी के हिसाब से फिर क्या करते हैं फर्दर हम लोग, लाइक स्ट्रैटेजी और ये मार्केट रिसर्च. पहले तो मार्केट रिसर्च करोगे कि भाई उसका किस वे से वो उसको कम्युनिकेट किया गया था, क्या प्रेफरेंसेस थे उसकी, क्या चॉइसेस थी. ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, फर्दर मार्केट रिसर्च करोगे, फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे, तब जाके कंज्यूमर पे डालोगे. यस और नो? कंज्यूमर क्या क्या करेगा भाई, उसका अपना ओन परसेप्शन सेंसेशन होता है, उसका अपना कॉग्निशन होता है, उसका अपना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उसको अफेक्ट करती हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसका खुद का बिलीफ होता है, जैसे नॉन वेज वेजिटेरियन. यस और नो? अब उसका बिलीफ है कि भाई मैं वेज ही खाऊंगा, और उसका एक और परसेप्शन बना हुआ है या एक उसका एक बिलीफ बना हुआ है कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाता है. तो वो कस्टमर कभी भी वो चीज़ प्रीफर नहीं करेगा जिसके बारे में उसके लिए क्या है, नेगेटिव बिलीफ है. ओके, तो ये सब चीज़ें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उस वो कौन सी सोसाइटी में रहता है, सो बिकॉज ऑफ दैट सोशल एंड अदर इन्फ्लुएंस फैक्टर्स भी काफ़ी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर. अब देखो नॉर्मली यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है कि देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं. ओवरऑल अगर मोटा मोटी मैं बात करूँ कि भाई चार चीज़ों में क्या कर लेते हैं हम लोग, क्लासीफाई करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर होते हैं, कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल. कल्चरल में क्या है कि भाई वो कौन सा कल्चर का है, सब कल्चर, सोशल क्लास कौन से में बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें. सोशल फैक्टर्स, उसके रेफरेंस ग्रुप्स कौन कौन से हैं, फैमिली मेम्बर्स कौन है,
ओके, उसका क्या स्टेटस है फाइनली अपने सोसाइटी में। फिर पर्सनल फैक्टर, क्या एज है उसकी, लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो कैसा लाइफस्टाइल क्या करता है, जीता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, ओके, मोटिवेशन क्या है उसके पास, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई है, बस मोटा मोटी 4 पार्ट्स में आपको क्लासिफाई कर दिया गया, दैट्स इट। ओके, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, सिर्फ एक दो मॉडल ही नहीं है, बहुत सारे मॉडल हैं। उनमें से एक मॉडल होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, जहाँ पर यहाँ पर वही देखो ब्लैक बॉक्स वाली जो क्वालिटी फैक्टर होता है ना, बस उसको क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टिमुली का मतलब क्या होता है यार, देखो स्टिमुली का मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है आपको बता रखा है, कहीं तो मैंने बताया, ये रहा देखो। Stimuli are any materials or items used to prompt respondents in a market research setting. स्टिमुली मतलब कुछ भी नहीं, वो सारे फैक्टर जो आपको क्या करें, अफेक्ट करें, सिंपली वही स्टिमुली है। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स जिससे आपको फर्क पड़ता हो, ठीक है, वो सब क्या है, स्टिमुली है। तो सिंपली भाई वहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, बस वही सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। स्टिमुली कौन है, 4 P's, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मार्क जो आपका क्या है, मार्केटिंग मिक्स है, वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे ना आपको, क्योंकि वो चीज़ें आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वो सारी मार्केटिंग मिक्स जो मैंने आपको बता रखा है, वो हर एक चीज़ क्या करेगा, वो आपके थॉट्स को चेंज कर सकता है, वो आपके सोचने के तरीके को चेंज कर सकता है। और अदर में देखा जाए तो वही इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको अफेक्ट करेंगी। दैट्स वाई इट इज सिंपली इंक्लूडेड इन द स्टिमुली। सो सिंपली आप एक फैक्टर चेंज कीजिए और सीधा सीधा क्या कीजिए, बायर का कैरेक्टरिस्टिक और डिसीजन चेक कीजिए, ठीक है, एंड फाइनली बायर का रिस्पॉन्स चेक कीजिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा तरीका है, ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे दे दिया मैंने। ठीक है, ओवरऑल देखो कल्चरल में सारा देखो यहाँ पे हर चीज़ एक मैंने डाल रखा है। नॉर्मली क्या करना है, एक बार रीड आउट कर लेना, मतलब आंखों से एक बार क्या घुमा लेना, ठीक है, कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कल्चरल में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, सोशल्स में कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, वो सारा एक बार लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, एक बार मतलब दिमाग में एक बार दिख जाता है ना, तो बाद में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना काफ़ी आसान हो जाता है, अगर इससे कोई क्वेश्चंस अपना अपीयर हुआ तो। ओके, नाउ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन बिहेवियर। अब कंज्यूमर का जो बाई करने का जो एक क्या है डिसीजन है, उस बिहेवियर को क्या करना है, अपने को जानना है। तो भाई इसको भी ओवरऑल मोटा मोटी देखा जाए तो 4 तरह का डिसीजन बिहेवियर अपने को बताया गया है। एक डिसीजन होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का, जहां पर कस्टमर या कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, एंड एक बहुत बड़ा ब्रांड डिफरेंस क्या करता है, शो करता है। जैसे आज आप जाते हो तो बहुत लोगों ने सुना होगा एचपी का लैपटॉप, ठीक है, और बहुत लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी कुछ छोटे मोटे ब्रांड निकल के आए हैं, एविटा या फिर ऐसे कुछ, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। एविटा मतलब आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी होता है, लाइक बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड इवन जब शॉप पे जाता है ना, तो वो इवन कंफ्यूज हो जाता है, अगर 3-4 प्रोडक्ट उसने और क्या कर लिए देख लिए तो। बट उसके मन में है ना, ब्रांड्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, एक डिफरेंस क्रिएटेड है कि भाई एविटा का लैपटॉप क्या है, मतलब उतना अच्छा नाम सुना नहीं है मैंने, मुझे नहीं पता उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और अगर उसने एचपी का नाम सुना होगा तो भाई वो बाय डिफॉल्ट किसको प्रीफर करेगा, एचपी को प्रीफर करेगा। सो दैट्स वाई कंप्यूटर इज सिंपली इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लेक्स डिसीजन बिहेवियर। उसके बाद होता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग। डिसोनेंस रिड्यूस, देखो मैंने आपको शायद सीआरएम में डिसोनेंस का मतलब बताया था कि एक स्टेट होता है जहां पर कस्टमर क्या होता है, लाइक डिससेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक कहने का मतलब कि वो बोलता नहीं है, बट धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसके मन में एक नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने वहाँ पर देखो ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो डिसोनेंस रिड्यूसिंग, ठीक है, मतलब आपका जो वो स्टेट है ना, मतलब मेंटल जो स्टेट है जिसके वजह से आप क्या हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आजकल कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। सो दैट्स वाई वहाँ पर मैंने डिसोनेंस वर्ड इंट्रोड्यूस किया था सीआरएम में, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि भाई अननेसेसरी वो नेगेटिव स्टेट में ना रहे। जैसे होता है ना, बहुत बार कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद भी उसके मन में क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि यार मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा हो गया या फिर वैसा, मतलब आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। क्यों, दूसरे बोल देते हैं कि भाई वो अच्छा है या फिर ये अच्छा है, तो आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ बिल्कुल रिड्यूस होना चाहिए। सो ऐसा कोई अगर डिसीजन वेरिएबल है, ठीक है, या डिसीजन बिहेवियर आपको देखने को मिलता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग, इसमें भी क्या होता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन ब्रांड के बीच में उतना कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं बताता है वो।
अब इसमें क्या है, हाईली इन्वॉल्व देखो, जब भी आप अपने घर का कारपेटिंग करवाओगे या फिर जब भी आप क्या करते हो डायमंड रिंग खरीदते हो, तो अब देखो ना कारपेटिंग में भी क्या है, वैसा कुछ आप खास ब्रांड पे ध्यान देते नहीं हो कि भाई ये चलो ये भी कारपेट है ये भी कारपेट है, सिंपली आप कारपेट देखते हो। डायमंड रिंग्स, अब देखो जितनी भी कंपनीज बना रही हैं सब के सब क्या है, फेमस है, इसलिए ज़्यादा आप ब्रांड के डिफरेंस पे क्या करोगे, ध्यान भी नहीं दोगे। सो दीज आर the things which are included in the dissonance reducing decision behavior। मतलब कहने का मतलब कि कस्टमर नहीं चाहता ना कि मैं अननेसेसरी कोई नेगेटिव थॉट्स में क्या हूँ, इन्वॉल्व हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ओके भाई कारपेटिंग है तो ऐसा ही चाहिए, बस मुझे दे दो, कोई सा भी ब्रांड का रहे। डायमंड रिंग्स में भी वही होता है कि भाई आप एक बार खरीद लिए तो उसके बाद नेगेटिव मत होना, अदरवाइज क्या होगा ना, मन ही मन क्या रह जाओगे, बिल्कुल नेगेटिव होते चले जाओगे, नेगेटिव थॉट्स आता चला जाएगा। सो दैट्स वाई इसको ही बोलते हैं डिसोनेंस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर एक तरह का डिसीजन वेरिएबल होता है हैबिचुअल। ठीक है, हैबिचुअल कहने का मतलब कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, समझ में आया। एंड ब्रांड का डिफरेंस भी क्या होता है, आप ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं समझते उसमें, तो दैट इज सॉल्ट। जब सॉल्ट लेने जाते हो तो क्या भाई, हाँ ठीक है भाई तुम नमक दे दो, ठीक है कौन सा ब्रांड का, चलो टाटा का नहीं है इस ब्रांड का दे दो, दैट इज हैबिचुअल। ओके, वेराइटी सीकिंग, जब आप क्या करते हो वेराइटीज ट्राई करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा भी एक डिसीजन वेरिएबल होता है कि भाई पिछला बार ये लिया था इस बार ये ले लेता हूँ। जैसे आप बिस्किट विस्किट खरीदने जाते हो, होता है ना बहुत बार कि हाँ कोई नया बिस्किट आया क्या, एक बार दे देना हो, तो दैट इज वेराइटी सीकिंग। तो कुछ प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि सिर्फ कस्टमर के बिहेवियर को ही क्या करना है, स्टडी करना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप उसको भी देखो कि क्या उसमें भी लोग वैरायटी प्रेफर करते हैं क्या। जैसे डायमंड है, अब डायमंड में क्या वैरायटी प्रीफर करोगे तुम, उसमें गिने चुने क्या होता है, 4-5 डिज़ाइन होते हैं, बस आराम से देखो उनमें से कोई एक सेलेक्ट करो और ले जाओ। ठीक है, लेकिन कुकीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ क्या होता है आपके पास अवेलेबल होते हैं। सो दैट्स वाई ये सारे, ये सिर्फ कस्टमर एंड से ही नहीं होता है, ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा। एक तो उसका खुद का साइकोलॉजी होता है, और दूसरा प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, उसके क्लास पे डिपेंड करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, उसके खुद के सेगमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई वो हम क्या करेंगे उसको, मतलब वैरायटी से लेंगे या फिर वो बिल्कुल हैबिचुअल क्या है प्रोडक्ट है, या फिर हमें ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ना है, या फिर जो, क्योंकि ये तब होता है ना जब चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, ठीक है, मतलब और उसके बाद लेने के बाद हमें रिग्रेट नहीं करना होता, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोनेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है कस्टमर बाइंग प्रोसेस। अब कस्टमर कैसे बाई करता है, ये सब प्रोसेस देखो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और यार, ये कस्टमर बाइंग प्रोसेस में थर्ड स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा भेजते हैं। ठीक है, तो देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अलग अलग बुक्स खोलोगे ना तो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग तरीके से होंगी। ठीक है, सो इस दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में आते हैं। हाँ ये चीज़ है कि अगर आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम हो, या फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होती है ना, तो उसको पता है हमारे कॉलेज में कौन सी बुक चल रही है, तो वो उसके हिसाब से क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और यहाँ पर कौन से वाले मॉडल में ये थर्ड प्रोसेस कौन सा है, ये भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन से दूर रहना, ऐसे ऐसे मतलब लोगों से भी दूर रहना जो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज ये DFCCL के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली बेसिक सी चीज़ें क्या करनी है, अपने को पढ़नी है, हर एक चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी छोड़ना नहीं। एकदम शॉर्ट में सिंपल वे में क्या करना है, पढ़ने का है, समझ समझ के पढ़ने का है सब कुछ, तो कुछ भी नहीं। बाइंग प्रोसेस में क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे। पहले तो भाई अपना प्रॉब्लम चेक करो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या करोगे, सर्च करोगे। उसके बारे में आप उसके ऑल्टरनेटिव्स को भी चेक करो कि भाई मेरे ऑल्टरनेटिव्स अच्छे हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद परचेज का डिसीजन लोगे, एंड उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर। सो ये पोस्ट परचेज बिहेवियर ही क्या हो जाता है, डिसोनेंस में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, थोड़ा सा CRM में कवर्ड है। अब आ जाती है एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल। अब ये चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर कस्टमर एटीट्यूड को क्या करना होता है, अपने को समझना होता है। अब एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल का क्या है, देखो कस्टमर रेट्स अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ द रेटिंग्स गिवन द प्रोडक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से वो क्या करता है, अपने मन में एक रेटिंग बना के रखता है। ठीक है, और उसके बाद से वो अपनी एक्सपेक्टेशन क्या करता है, आपके सामने रखता है, एंड उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि भाई सामने वाला क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा या नहीं करेगा। नॉर्मल सी बात है कि एग्जाम्पल से सुना देता हूँ, वापिस से सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो ओवरऑल दो फैक्टर्स होते हैं, हाउ प्रोबेबल इट इज़ वांटेड एंड आउटकम इज अचीव्ड। कहने का मतलब कि भाई कितना ज़्यादा प्रोबेबल है कि अगर वो क्या करता है, इंसान उस चीज़ को चाहता है तो वो क्या कर लेगा, उसके आउटकम मतलब हमारा जो आउटकम है, परचेज वाला जो आउटकम है वो उसको अचीव कर ले। ठीक है, एक तो चीज़ ये है।
सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी, दूसरा क्या है वैल्यू, कि भाई हाउ मच द इंडिविजुअल वैल्यूज द डिजायर्ड आउटकम, कि भाई हम जो भी फाइनल आउटकम है उसका कितना वैल्यू वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है उसको। वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कहने का मतलब कि भाई उसको कितना तवज्जो देता है, कहने का मतलब कुछ इस टाइप का, क्योंकि हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। वैल्यू को मतलब इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मत समझ लेना अभी के लिए। सो ये चीज़ देखो, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल यही है। फाइनली आप बिहेवियर को क्या करते हो, जज करते हो। देखो उसके बिलीव्स, उसके इवैल्यूएशंस, उसके नॉर्मेटिव बिलीव्स, मोटिवेशन टू कॉम्प्लाई, क्या मोटिवेशन, तो ये सब सब्जेक्टिव नॉर्म्स होते हैं और उसके खुद के एटीट्यूड होते हैं। और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं उसका बिहेवियरल इंटेंशन, ठीक है, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं उसका बिहेवियर। सो दैट इज द एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल। ओके, और यहीं पे बात आ जाती है फिर और कॉन्जॉइंट एनालिसिस की, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था, बट उतना कुछ डिटेल में नहीं बताया, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कॉन्जॉइंट एनालिसिस पिछले लेक्चर में बहुत कम बताया, इसलिए इस लेक्चर में एकदम दिमाग खोल के, कान नाक मुंह सब खोल के सुन लो। देखो कॉन्जॉइंट एनालिसिस कुछ भी नहीं होता है, जो भी प्रोडक्ट है उसके फीचर को देखकर, एग्जैक्टली देखो एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल का वही है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं कस्टमर, प्रोडक्ट का जो एट्रीब्यूट्स होता है, जो प्रोडक्ट का फीचर होता है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, एक रेटिंग मन में बना के रख लेते हैं, ठीक है। और वही क्या करता है, वही तो इंटेंशन है, वही इंटेंशन और फाइनली बिहेवियर में अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसका एटीट्यूड होता है कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट के लिए। सो यही वो एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हो, वो कितना बिकने को रेडी है फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर, ये सब चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट एनालिसिस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कस्टमर कुछ भी नहीं करता है, उसके फीचर्स, उसके एट्रीब्यूट्स, जो भी प्रोडक्ट क्या कर रहे हो मार्केट में अवेलेबल है, उसके फीचर्स या उसके एट्रीब्यूट्स को देखकर वो क्या करता है, डायरेक्टली अपना बिहेवियर डायरेक्टली शो करता है। सो दैट इज द कॉन्जॉइंट एनालिसिस। एक बढ़िया एग्जांपल दूं, जब भी मोबाइल खरीदने जाते हो ना, तो देखते हो ना फ्लिपकार्ट पे ऐड टू कंपेयर एक ऑप्शन आता है, या फिर शायद अमेजोन पे ऑप्शन आता है ऐड टू कंपेयर। तो आप जब ऐड टू कंपेयर पे क्लिक करते हो, देखते हो ना दो तीन फ़ोन एक साथ आ जाते हैं, और फिर आप क्या करते हो, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हो, और कंपैरिजन करने के बाद सिंपली आप चूज़ कर लेते हो। सो दैट इज़ द थिंग, कि आपने मतलब उस फीचर को देखकर कौन से वाले ब्रांड को प्रीफर किया, दैट इज द कॉन्जॉइंट एनालिसिस। जब हमें अपना प्रोडक्ट, हम कोई एक नया प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, लॉन्च करने वाले हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी इनकम्बेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनकम्बेंट मतलब जो मार्केट में अभी करेंटली चल रहे हैं, जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, सो उन इनकम्बेंट प्रोडक्ट्स के बीच में हम अपना प्रोडक्ट क्या कर देंगे, रख देंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिकेशंस हमारे प्रोडक्ट को कितना प्रीफर किया जा रहा है एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। तो दैट इज द कॉन्जॉइंट एनालिसिस। सो ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन का है ना, मोबाइल सेलिंग के टाइम पे ऐड टू कंपेयर, ये जो ऑप्शन है ये कुछ भी नहीं, ये कॉन्जॉइंट एनालिसिस ही होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, कुछ नहीं, फीचर्स, उसका क्या प्राइस है, कलर क्या है, साइज क्या है, ब्रांड कौन सा है, ये सारी चीज़ें जस्ट इस फीचर्स और एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो। सो आई थिंक आप कॉन्जॉइंट एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर क्या है, अब इसी को देखो, इसको एक और अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे, देखो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, आपके पास उसका सब कुछ फीचर का इन्फॉर्मेशन होगा, उसका प्राइस आपको पता होगा, और उसका रेफरेंस प्राइस भी, ये सब क्या होता है आपको पता होता है। तो उसके हिसाब से रेफरेंस प्राइस कहने का मतलब कि भाई ओवरऑल डिस्काउंट विस्काउंट के बाद टोटल ऑल मतलब कितना प्राइस पड़ सकता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर होगा। सो फाइनली आपके पास एक परसीव्ड प्राइस होगी, और जो इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जो स्पेसिफिकेशन उसका अवेलेबल है, उसके हिसाब से तुम क्या कर लोगे, एक क्वालिटी जज कर लोगे। सो दैट इज द परसीव्ड क्वालिटी इन योर माइंड, ठीक है। कस्टमर के मन में कैसा क्वालिटी परसीव हुआ, दैट इज द परसीव क्वालिटी, ओके। और उसके हिसाब से आपने उसको, उसका क्या मतलब एक वैल्यू समझा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, दैट इज परसीव्ड प्राइस, ठीक है। और इसी हिसाब से फाइनली क्वालिटी और क्वांटिटी, जो प्राइस है क्वालिटी के हिसाब से जो भी उसका प्राइस है, इस हिसाब से तुम क्या करते हो, उसका वैल्यू क्या करते हो, जज करते हो कि भाई ये कितना वैल्यूएबल है, या फिर मेरे मनी के लिए कितना ये इफेक्टिव है। अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो भाई इट इज़ वैल्यू फॉर आवर मनी और नॉट। देखो ना बहुत बार कि वैल्यू ऑफ द ईयर ऐसे करके कुछ टैग लगाया जाता है किसी प्रोडक्ट में, ओके। जैसे बहुत बार आप मोबाइल परचेज करते हो तो बोलो ना, हाँ भाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, कहने का मतलब अगर 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो इट्स लाइक अ वैल्यू, मतलब 10,000 के हिसाब से कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक वैल्यू परसीव कर लेते हो रिलेटेड टू इट्स क्वालिटी एंड इट्स प्राइस, एंड फर्दर आपका परचेज इंटेंशन देखा जाता है। सो दैट इज नथिंग, दैट इज ओनली एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल, ओके। सो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। एंड फाइनली आपके एटीट्यूड्स पे भी ध्यान में रखना,
एटीट्यूड, एबीसी मॉडल, ध्यान में रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एबीसी मॉडल एटीट्यूड्स में वो तीन, लाइक ये ए बी और सी का फुल फॉर्म क्या है। सो ए का है अफेक्ट, कि भाई वो कैसे, लाइक कस्टमर कैसे अफेक्ट होता है उससे, जैसे मैंने बोला ना कि भाई उसका क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है। सो ऑफ कोर्स दैट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्ट, ओके। जैसे एग्जांपल, आई लाइक हाई हिल्स, उसको पसंद है ये चीज़, ओके, सो दैट इज एन अफेक्ट, ओके। फर्दर बिहेवियर, बिहेवियर मतलब उसका खुद का इंटेंशन, ठीक है, वो क्या मतलब कैसे बिहेव करता है, उसका क्या इंटेंशन है फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे उसका मन है कि भाई आई विल बाई द हाई हिल्स इफ आई गो टू द मॉल, मतलब मॉल में जाकर क्या करना, उसको परचेज करना, दूसरे शॉप से परचेज नहीं करना, जब मॉल में जाएगी तब वो परचेज करेगी। दैट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, दैट इज अ काइंड ऑफ इंटेंशन यू कैन से, ओके। एंड लास्ट इज कॉग्निशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन? उसका जो बिलीफ है, ओके, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज द कॉग्निशन, ओके। जैसे उसका एग्जांपल बता रहा हूँ, आई बिलीव हाई हिल्स मेक मी गॉर्जियस। अगर कोई लड़की सोचती है कि भाई अगर हाई हिल्स वो पहनती है तो भाई शी लुक्स मोर प्रिटी, मोर गॉर्जियस। सो दैट इज द कॉग्निशन पार्ट। सो ये सारी चीज़ें एटीट्यूड्स में आ जाती हैं, अफेक्ट, बिहेवियर, कॉग्निशन। एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है फॉर डीएफसीएल ऑल्सो। अगर वो वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछने को आते हैं तो ये एक पार्ट हो सकता है जहाँ से वो क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अब देखो, कस्टमर बिहेवियर के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ट्रेडिशनल भी होते हैं, कंटेम्प्रेरी भी होते हैं। ट्रेडिशनल नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो। कंटेम्प्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सीधा सीधा फैक्टर्स क्या कर सकते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपके 4 Ps 7 Ps, ठीक है, जो मार्केटिंग मिक्स में बता रखा है कि भाई उसको चेंज करेंगे तो कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सो दैट इज सिंपली स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? ये ईकेबी मॉडल, एंजल कोलार्ड बैकवेल मॉडल, तीनों साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, रिसर्चर्स कह सकते हो आपके मार्केटिंग के, ठीक है। सो ईकेबी मॉडल एक फेमस है, हार्वर्ड शेथ मॉडल फेमस है, और ये निकोसिया मॉडल भी क्या है, फेमस है इन द कस्टमर बिहेवियर। और ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, फर्दर सीआरएम में भी क्या होते हैं, ये काम आते हैं। सो दैट्स वाई दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट। तो इनके तीन के बारे में ही क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। अब देखो, ईकेबी मॉडल क्या मतलब ओवरऑल फोकस करता है कि भाई आजकल आपको पता है ना कि अब जमाना बिल्कुल चेंज हो गया। पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि लोग दुकानदार पे भरोसा करते थे और उसके इंटेंशन को नहीं जान पाते थे कि भाई वो अपना प्रोडक्ट बेचने को वैसे बोल रहा है या फिर रियली में वो जेन्युइन है, ठीक है। बट आजकल क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुकानदार क्या बोल रहा है, हम तो पहले से क्या कर जाते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा के जाते हैं, ठीक है। सो ईकेबी मॉडल में क्या होता है दैट जो भी अभी फास्ट ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज या रिसर्च कंसर्निंग कंज्यूमर बिहेवियर, कहने का मतलब कि जिस लेवल पे जो अपना कस्टमर है, लाइक उसका जो फास्ट ग्रोइंग क्या है, नॉलेज के हिसाब से उसका बिहेवियर क्या करते हो तुम, जज करते हो। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे नॉलेज बहुत फास्ट ग्रोइंग, एक क्या है, नॉलेज होता है कि भाई कितनी जल्दी वो क्या कर लेता है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करके कैसा बिहेव करता है। सो दैट इज द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द ईकेबी मॉडल। तो देखो, इसमें होता कुछ भी नहीं है, ये सब देखो सारी मेमोरी मतलब कस्टमर का के मन में जो कुछ भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सपोजर, मार्केट स्टिमुली, जो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, एक्सपोजर, अटेंशन, कम्प्रीहेंसिव परसेप्शन उसका, ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिटेंशन, फर्दर मेमोरी, इंटरनल सर्च मतलब वही है भाई, वो नेटवेट पे सर्च करके बढ़िया से इंफॉर्मेशन गेन करके जाएगा। उसके बाद उसका क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा, प्लेस करेगा। देखो, तो इसलिए इसको ओवरऑल तीन पार्ट में, तीन लेवल में बांटा गया है। एक तो इनपुट मतलब जो भाई मार्केट फैक्टर्स हैं, जो कंपनी अपने फैक्टर्स क्या कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, लाइक द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, या फिर वो सारे स्टिमुली फैक्टर्स, ठीक है। तो ये इनपुट है, ये मार्केट से इंफॉर्मेशन आ रही है। एक है जब वो खुद का इंफॉर्मेशन क्या करने लग जाता है, खुद का नॉलेज क्या करने लग जाता है, बीच में वो पुट अप करने लग जाता है। सो वो पहले उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, जो मार्केट से आ रहा है वो भी, और जो उसके खुद के पास है वो भी। इंटरनल सर्च, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एंड फर्दर डिसीजन प्रोसेस। अब डिसीजन प्रोसेस ये होता है, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बाद में भी इन फ्यूचर कभी भी डिसीजन प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो यही सारे क्या होंगे, उसमें फैक्टर्स होंगे कि भाई सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करो, ऑल्टरनेटिव सर्च करो, इवेल्युएट करो, पर परचेज करो, और आउटकम कैसा आ रहा है, सेटिस्फाइड हो कि डिससेटिस्फाइड हो, दैट इज द डिसीजन प्रोसेस, ओके। एंड लास्टली आपका एटीट्यूड रोल प्ले करेगा इसमें। जब आप आपके आउटकम के बेसिस पर, देखो ध्यान में रखो, आउटकम के बेसिस पर क्या होगा आपका, ये सारा एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा कि भाई बिलीफ, एटीट्यूड्स एंड इंटेंशन। इंटेंशन कौन सा वाला है, देखो कहाँ चला गया, देखो इंटेंशन बिहेवियर में आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो ओवरऑल बिलीफ, बिहेवियर, और ये देखो आपका एटीट्यूड्स, ये सब, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आप
ध्यान में रखिए, कॉग्निशन, बिलीफ्स में आपका कॉग्निटिव आ जाता है, इंटेंशंस में आपका बिलीफ, सॉरी, इंटेंशन में आपका बिहेवियर आ जाता है, और देखो यहाँ पे बिलीफ्स ये वाला है कॉग्निशन का, तो ये कुछ नहीं, एबीसी मॉडल ही वहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेबल है लास्टली। एंड लास्टली आप क्या कर लेते हो भाई, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उसमें स्टडी कर रहे हो, तो ऑफकोर्स द वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें क्या कर लेते हो आप, स्टडी कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ को दी जाती है, कस्टमर के नॉलेज को, जो मार्केट में फैलाया जा रहा है, इसका हम लोग यहाँ पर ज़्यादा सर्च नहीं करते। इफेक्ट तो ऑफ कोर्स होता ही है उसका, बट कस्टमर अपने नॉलेज के हिसाब से कैसे चीज़ों को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अपने नॉलेज के हिसाब से कैसा डिसाइड कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, ये स्टडी होती है ईकेबी मॉडल में। नेक्स्ट इज द हार्वर्ड शेथ मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें क्या हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं, जितने मेनली जो मार्केट की तरफ से आ रहे हैं ये ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। कस्टमर की क्या नॉलेज है इन सब पे फ़र्क नहीं होता है, हमने क्या एग्जैक्टली मार्केट में इंफॉर्मेशन डाला, या हमने किस तरीके से मार्केटिंग मिक्स को मैनिपुलेट किया, तो कस्टमर का बिहेवियर कैसा हुआ, दैट इज़ द ओनली स्टडी विच वी नीड टू डू। अब मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फैलाना। अब इन्फॉर्मेशन फैलाना कहने का मतलब ये अपने हाथ में है कि मुझे मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन फैलाना है, ओके और हमको मुझे उसके हिसाब से क्या करना है कि भाई फाइनल आउटकम या उसका बिहेवियर कैसा है। यहाँ पर कस्टमर की क्या नॉलेज है, हम इस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे, इसकी तवज्जो कहाँ देते थे, ईकेबी मॉडल में देते थे। अब मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या स्टिमुलस, इनपुट स्टिमुलस। अब वो कौन कौन से हो जाते हैं, देखो यहाँ पर वो सारे चीज़ें क्या है, यहाँ पर देखो ओवरऑल मेंशन्ड है, सब तरह के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं मार्केट में पुटअप करते हैं, या फिर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि भाई हम कोई एक इनकम्प्लीट मैसेज या इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देते हैं, तब हमें मार्केट में या तब हमें कंज्यूमर का क्या बिहेवियर देखने को मिलता है। जैसे आज मैंने क्या कर दिया, एक प्रोडक्ट, एक मोबाइल क्या कर दिया, मार्केट में डाल दिया। अब मैंने क्या बताया, वो सैमसंग का फ़ोन था, बट मैंने मार्केटिंग ऐसी करी ना कि मैंने बोला कि भाई उस फ़ोन में ना सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया है लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन कम डाला, समझ में आया, एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाला। और फिर मैंने देखा कि भाई जो सेम स्पेसिफिकेशन में जो सुपर एमोलेड स्क्रीन वाली जो फ़ोन है, और उसका मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, प्राइस समझो 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। जो सुपर एमोलेड वाली थी, ये भी सुपर एमोलेड है, इसकी एक्चुअल में प्राइस मैंने कम कर दी, बट इन्फॉर्मेशन भी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने सिर्फ देखा कि भाई अब कस्टमर कैसा प्रीफर कर रहा है, अब कौन से प्रोडक्ट को प्रीफर कर रहा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो आपका क्या है, कंज्यूमर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर फोकस किसका है, मार्केटर्स का है। जो सेल कर रहा है, सेलर का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन देख रहे हैं कि भाई वो क्या इन्फॉर्मेशन मार्केट में पुट कर रहा है, एंड उसके हिसाब से हमें क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर देखो लिख रखा है, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रेशनैलिटी ऑफ चॉइस। रेशनैलिटी ऑफ चॉइस मतलब कि भाई लोगों का चॉइस कैसे कैसे क्या करता है, चेंज करता है ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर अंडर कंडीशंस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड रिड्यूस्ड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, सॉरी रिड्यूस्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। तो यही सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैंने देखो तुमको सब कुछ बता दिया, ठीक है। 3 लेवल पर इसको देखो जाना जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तीसरा रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर। सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन है, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर लाइक सब कुछ क्या है, इसके पास इंफॉर्मेशन क्या होता है, पता होता है, हर एक चीज़, एक छोटी से छोटी क्या है इंफॉर्मेशन उसके पास पता है, तो दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक होता है रूटीन रिस्पॉन्स, कि भाई ठीक है उतना कुछ खास पता नहीं है, बस नॉर्मली जाके माइक लगा के पूछ लिया कि बताओ तुमको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर। तो 3 अलग अलग लेवल पे क्या कर सकते हो, तुम उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा हल्का सा उसको इन्फॉर्मेशन दिया, और उसके बाद आपने पूछ लिया, और उसके बाद आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, और तब आपने क्या किया, उसको पूछा। तो ये 3 अलग अलग लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि भाई बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे आर हैविंग व्हाट इज देयर बिहेवियर्स, दैट इज द थिंग विच आर डन इन हार्वर्ड शेथ मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आएगी। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तेज ना बोल रहा हूँ। एंड लास्टली वी नीड टू स्टडी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो वी कैन से, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज दिस हार्वर्ड शेथ मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो निकोसिया मॉडल में क्या होता है, कुछ भी नहीं, हम सिंपली चेक करते हैं कि भाई जो रिलेशनशिप है फर्म का और जो पोटेंशियल कस्टमर का क्या है, जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, और उस रिलेशनशिप के हिसाब से या फिर उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हमें क्या फाइनली आउटपुट देखने को मिलता है।
ओके, सो ये चीज़ है। तो अब देखो भाई, अगर हमें किसी कंपनी के बारे में या फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो हम कैसे जानेंगे? ऑफ कोर्स वो कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा तब तभी हम क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। सो देखो, एक तो एट्रीब्यूट किसका होना है, कंपनी का भी, कंपनी का क्या फीचर है, ओके। और दूसरा क्या है, कस्टमर का क्या फीचर है। और हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये कैसे ट्रांसफर करेगा, थ्रू द एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट इन्फ्लुएंस होता है ना कि भाई, बस जो एक बार में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कुछ इस टाइप का ये मॉडल है कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट टाइम आपने जो कुछ भी क्या कर दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, एक सेंटेंस बोल दिया या फिर उस चीज़ को आपने मार्केट में पुटअप कर दिया, एंड उसके बाद आप क्या करते हो, कुछ नहीं, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपनी या फिर फीचर, जो कंपनी का फीचर है या फिर जो कंज्यूमर का क्या है, खुद का फीचर है, उसके बीच में एक रिलेशन बना लेते हो उसके हिसाब से, और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको आप नॉर्मली क्या करके, स्टडी करके जब चीज़ों को एनालाइज करते हो, दैट इज द निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट्स इट। ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड इट्स पोटेंशियल कंज्यूमर, इस पे फोकस करता है, ठीक है। कंपनी एग्जैक्टली क्या फीचर ऑफर कर रहा है, कस्टमर का एग्जैक्टली कैसा नेचर है, इन दोनों के बेसिस पर वो चीज़ें क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो कुछ भी नहीं, ये इन्फॉर्मेशन इसको ट्रांसफर हुआ, फर्दर कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आप नीचे फीडबैक जरूर पढ़ते होगे, समझ में आया? जैसे आप नीचे कमेंट जरूर देख लेते हो कि भाई क्या कमेंट आया, आजकल तो बहुत फेमस भी चल रहा है यूट्यूब पे भी। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई वीडियो को देखते हैं तो साथ साथ नीचे कमेंट जरूर पढ़ते हैं, यस और नो। और कहीं पे रिप्लाई ज़्यादा आया तो उसको तो जरूर पढ़ते हैं, रिप्लाई ज़्यादा पढ़ते हैं, कमेंट्स नहीं पढ़ते, रिप्लाईज बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, यस और नो। सो ये यही वाली सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो भाई उसके पास एक एक्सपीरियंस भी आता है दूसरों का, तो इन सारी चीज़ों से वो सबसे पहले क्या करता है, वो इवेल्युएट करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, फर्दर उसको एक मोटिवेशन आता है तो वो परचेज डिसीजन लेता है, एंड अगेन आप इसी चीज़ को क्या करते हो, वो क्या कंजम्पशन देता है और क्या फीडबैक देता है, इसी को आप क्या करते हो, वापस से बस एक चेन बना देते हो। तो इसमें मेन फोकस क्या है, मेन फोकस है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, सब सिस्टम 1 एंड सब सिस्टम 2, एक में कंपनी और एक में कंज्यूमर, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, उसके बेसिस पे चीज़ों को क्या करते हो, आप एनालाइज करते हो, ओके। या फिर अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके बारे में क्या करोगे भाई, एक तो अफवाह फैलाओगे ना, या फिर एक तो एक एडवर्टीजमेंट तो करोगे एटलीस्ट। अफवाह मतलब क्या भाई, वो एडवर्टीजमेंट, यस और नो, कि भाई पहली बार में आप सबसे फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंप्रेशन कैसा डाल रहे हो, तो भाई उस फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे कैसा आपका क्या है, कस्टमर का परफॉर्मेंस है या फिर उसका क्या बिहेवियर है, दैट इज द निकोसिया मॉडल, ओके। ये एक साइंटिस्ट हैं, 1976 में, इसका ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज एनालाइज्ड एज अ सिस्टम विद द स्टिमुली एज द इनपुट एंड द बिहेवियर इज द आउटपुट। हाँ भाई, ये तो सब में ही है, इनपुट क्या दे रहे हो, स्टिमुली तो ये क्या दोगे तुम, इनपुट देखो। स्टिमुली मतलब जो मार्केट में इंफॉर्मेशन है जो आपको अफेक्ट कर सकता है, दैट इज द स्टिमुली, ओके। एंड बिहेवियर ऑफ कोर्स आउटपुट, वो तो हम बिहेवियर तो हर सारे मॉडल में ही क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। निकोसिया मॉडल एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर फ्रॉम द मार्केटर्स पर्सपेक्टिव, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज एमसीक्यू में आ सकती है, मार्केटर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। अच्छा, मार्केटर्स पर्सपेक्टिव से एक चीज और था, कौन सा वाला था, हार्वर्ड शेथ मॉडल। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंदर का क्या कर रहे थे हम, मार्केटिंग जो स्टिमुलस है सिर्फ उसको हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि भाई हमने क्या एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन दिया। और ये सिर्फ नए प्रोडक्ट के लिए नहीं, सारे प्रोडक्ट के लिए वैलिड होता है, हार्वर्ड शेथ, दैट इज व्हाई इट इज मोर फेमस एज कम्पेयर टू द निकोसिया मॉडल। निकोसिया मॉडल जनरली नए प्रोडक्ट्स के लिए क्या करते हैं, यूज में लेते हैं कि भाई मार्केटर्स का जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, तो दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाला था एंजल कोलार्ड बैकवेल, ये कस्टमर पर्सपेक्टिव से, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कस्टमर अपने नॉलेज के हिसाब से कैसा बिहेव कर रहा है ये वो बताता है, ठीक है। एंड लास्टली मुझे एक चीज़ बतानी है यहाँ पर कि भाई क्योंकि कस्टमर बिहेवियर को हम देख रहे हैं, तो भाई कस्टमर बिहेवियर दो टाइप के मार्केट्स में देखा जाता है, एक बिजनेस मार्केट में, कंज्यूमर मार्केट में। मैं आज एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखो मैं बहुत जगह क्या करते हैं ना, मैं लोगों को थोड़ा देखता रहता हूँ कि मतलब हाँ एग्जैक्टली वो कैसे कैसे डाउट्स पूछते हैं। तो देखो, बिजनेस मार्केट का मीनिंग ही क्या होता है, B2B, कि जहाँ पे दो बिजनेस के बीच में क्या हो रहा है, आपका मार्केट लाई कर रहा है। और एक होता है कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर मार्केट मतलब B2C, ये चीज़ ध्यान में रखिए। एक होता है B2B और एक होता है B2C। B2B को ही क्या बोलते हो, बिजनेस मार्केट, और B2C को ही क्या बोलते हो, कंज्यूमर मार्केट। तो भाई आइंदा से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत लोगों ने ये मेरे से क्या किया है, डाउट पूछा है, दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली तुम्हें क्या कर दिया, इसको बता दिया, ओके। सो बिजनेस मार्केट में
नॉट नॉर्मली देखो नेचर ऑफ द बाइंग यूनिट्स, सो देखो मोर पार्टिसिपेंट्स इन द परचेज। देखो जब भी कोई B2B मार्केटिंग होती है ना या फिर B2B बिहेवियर देखा जाता है तो हमेशा देखना टेंडर वेंडर निकलते हैं, यस और नो। सो दिस इज द बिजनेस मार्केट। आप कभी देखो कि कभी किसी कस्टमर को एक प्रोडक्ट सेल करना है तो टेंडर निकालते हो कि भाई कौन कस्टमर इसको बाई करेगा, नहीं ना। सो ये यही वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिजनेस मार्केट में टेंडर्स निकाला जाता है, दैट्स वाई। देखो अभी मैं इस पूरा DFCCIL का पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर DFCCIL। इस पर्टिकुलर चीज़ से एक क्वेश्चन कन्फर्म मांगना अपने मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। मार्केटिंग में इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर आएगा, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सो बिजनेस मार्केट में क्या होता है, मोर पार्टिसिपेंट्स इन द परचेज, ओके, एंड प्रोफेशनल परचेजिंग एफर्ट, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रोफेशनल होता है जो पूरा परचेजिंग एफर्ट होता है, वो फुल्ली प्रोफेशनल होता है, फुल्ली लीगल तरीके से किया जाता है इस चीज़ को, किसमें, B2B बिजनेस मार्केट्स, ओके। कंज्यूमर मार्केट में एमेच्योर परचेजिंग एफर्ट है। भाई तुम क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं कि प्रोफेशनलिज्म के साथ ही क्या करो, चीज़ों को बेचो। भाई आप बिल्कुल एमेच्योर तरीके से भी क्या कर सकते हो, आप अपना एफर्ट लगा सकते हो, क्योंकि भाई कस्टमर से डील कर रहे हैं ना, तो भाई अपने हिसाब से डील करेंगे, प्रोफेशनल वे में नहीं डील करेंगे। आज कोई चीनी वनी खरीदने आया तो क्या तुम अंग्रेजी में बोल बात करने लग जाओगे क्या उनसे, नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, दैट्स वाई उसने एमेच्योर वर्ड यूज़ में लिया है, ठीक है। फॉर द टाइप्स ऑफ डिसीजंस एंड डिसीजन प्रोसेस, ये चीज़ ध्यान में रखो। अब यहाँ पे भी देखो यही वाली बात हो रही है, फुल बिहेवियर कैसा है, मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन, बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते हैं इन द बिजनेस मार्केट्स, ऑफ एन हायर रिस्क एंड मोर एट स्टेक। तभी तो भाई देखते हो ना बहुत सारे बिजनेस के कितने घाटे में चले गए, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, ऐसे ऐसे न्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट्स वाई बिजनेस मार्केट इज मोर एट रिस्क। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर मार्केट की बात करता है ना, तो भाई वो बहुत लिमिटेड रिस्क होता है, अगर लॉस होता भी है तो बहुत लिमिटेड होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ओके। बट दो बिजनेस अगर कहीं पे आपस में क्या करने लग गए, अगर डील करने लग गए, तो भाई फिर लॉस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किसी एक की गलती से दूसरा भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे वी कंपनी को ध्यान में रख लो, वोडाफोन आइडिया है ना, तो ये इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो आज क्या हालत हो रखी है उसकी, ओके। प्रोसेस इज मोर फॉर्मलाइज्ड, हाँ भाई ये पूरा का पूरा क्या बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस। बायर सेलर डिपेंड्स ऑन वन अनदर, हाँ भाई जब B2B मार्केट है तो अनदर एक दूसरे पे तो डिपेंड करोगे ना, क्योंकि एक दूसरे का रिसोर्स यूज़ कर रहे हो। CRM में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है इसके बारे में मैंने। एंड बिल्डिंग क्लोज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, ऑफकोर्स आपस में लॉन्ग टर्म के लिए ही क्या करते हो, उसमें आते हो। जब कोई बिजनेस डील होती है तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी होती है, ओके। लेकिन कस्टमर के साथ क्या है, कस्टमर के साइकोलॉजी से क्या करना पड़ता है, आपको खेलना पड़ता है। वहाँ पर क्या है कि भाई साइकोलॉजी से खेलो चाहे मत खेलो, बट बिजनेस डील आपको क्या करना है, प्रॉपर करना है, दोनों के फायदे का बात करना है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, आपस में एक दूसरे का रिसोर्स क्या करना है, यूज़ करना है, एंड अपना अपना प्रॉफिट लेके जाना है। दैट इज़ द B2B मार्केटिंग। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि भाई DFCCIL कौन से मार्केट्स को टारगेट करता है, बिजनेस मार्केट या कंज्यूमर मार्केट? मेरा एक आंसर दे दो सर। जहाँ तक अभी तक हमको समझ में आ रहा है कि DFCCIL, जैसा आपने बताया था कि DFCCIL क्या करेगा, जितने भी लोकल बिजनेसमैन होंगे उनके अमंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा कि भाई तुम क्या करो, रोड ट्रांसपोर्ट की जगह पर रेल ट्रांसपोर्ट को क्या करो, यूज़ करो, क्योंकि ये क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, एंड कॉस्टिंग भी क्या करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत बेटर देंगे, और आपके जो माल वाल पहुँचाने का जो टाइमिंग वाइमिंग है वो भी क्या कर देंगे, बिल्कुल ऑटोमेटेड कर देंगे, एकदम अच्छे करेक्ट टाइम पे क्या करेगा, आपका सामान क्या करेगा, पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो भाई ये आपस में बिजनेस के बीच में डील हो रहा है, कस्टमर से डील नहीं हो रहा है यहाँ पर, ध्यान में रखिए। वो डायरेक्ट बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं। DFCCIL भी क्या है, खुद एक PSU है, तो डायरेक्टली भाई क्या कर रहा है, वो एक सर्विस दे रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंपनी। और आप दूसरे कंपनी, छोटे मोटे कंपनी को भी क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। सो इट इज़ अ बिजनेस बिटवीन टू कंपनीज, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ बिजनेस मार्केट। अब DFCCIL ये नहीं करेगा कि भाई चलो तुमको 1 किलो अपनी चीनी अपनी मौसी के वहाँ पहुँचाना है, तो भाई चलो तुम डाल दो, ये इस वाले डब्बे में डाल दो, मैं पहुँचा दूंगा। कस्टमर से डील नहीं करता, समझ में आया। सो दैट्स वाई DFCCIL का जो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है ना, वो बिजनेस मार्केट है। और आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो बिजनेस मार्केट से ही आए हैं। एंड मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ ना कि कंज्यूमर मार्केट के इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन उसमें से नहीं आने वाला। क्योंकि अपने को सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव समझो ना, प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार एनालाइज करके तो देखो कि भाई कैसे तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो द क्वेश्चंस विच हैज अपीयर्ड, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द बिजनेस मार्केट्स। कभी कंज्यूमर मार्केट में क्लिक थ्रू रेशियो कैलकुलेट करके देखे हो क्या? नहीं करते। वहाँ पर B2B मार्केट्स में देखो बहुत अलग लेवल पे क्या करते हैं, क्लिक थ्रू रेशियो, हिट रेट, ये सब सब कुछ मेजर करते हैं। जो सर्विस गिविंग कंपनीज होती हैं वो कैलकुलेट करती हैं। क्वेश्चंस जितने भी आ रखे हैं सब कुछ बिजनेस मार्केट पे फोकस करके आ रखा है, यस और नो। ये सारी चीज़ों पे थोड़ा देखो आपको ध्यान में रखना है, और जितना बता रहा हूँ दैट विल बी मोर देन इनफ।
ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर और भी बहुत सारे क्या है डिफरेंसेस यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। नेगोशिएशंस कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक कंज्यूमर से, अगर कस्टमर से आपको क्या करना है, एक नेगोशिएशन करना है, इट्स वेरी सिंपल। बट एक बिजनेस में नेगोशिएशंस बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लोकेशन B2B का बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कस्टमर को बहुत भाई तुम वाइड वे में क्या करते हो, टारगेट करते हो, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर बहुत कम होते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस के बीच में डील है। आज एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के बीच में डील कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर, अगर आप एक दुकान खोल के बैठ गए और डायरेक्टली आप कस्टमर को क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो भाई आपकी दुकान बहुत सारे कस्टमर के लिए ओपन है। दैट्स वाई द नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी वेरी लार्ज इन द कंज्यूमर मार्केट, दैट्स इट। तो देखो अब ये नॉर्मली पढ़ लेना यार। और प्रमोशन कैसे किया जाता है ये चीज़ भी ध्यान में रखो। ये पर्सनल सेलिंग, कहने का मतलब ये चीज़ ध्यान में रखो, इन बिजनेस टू बिजनेस। और कंज्यूमर के लिए एडवर्टाइजिंग इज मोर देन एनफ। और ये आता है मास कम्युनिकेशन में। पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप पर्सनल एनालिसिस कर रहे हो, तो भाई कैसे करोगे, सेल्स फोर्स, यहीं पर बात आएगी सेल्स फोर्स की, ध्यान में रखिए। जब बिजनेस मार्केट्स की बात करते हैं ना, तभी सेल्स फोर्स की बात आती है। याद ध्यान में रखिएगा कि भाई मार्केट कैसे करोगे, सेल्स फोर्स के थ्रू करोगे। बिजनेस मार्केट्स ऑलवेज यूज द सेल्स फोर्स, दैट्स वाई DFCCIL के सिलेबस में सेल्स फोर्स भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके थ्रू आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपली जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे चलते चलो। प्राइस इज ऑफन नेगोशिएटेड, ये सारी चीज़ें अब देखो नॉर्मली क्या कर लेना, तुम पढ़ लेना। लेकिन कंज्यूमर मार्केट में मास कम्युनिकेशन, लाइक सिंपली एक होर्डिंग लगा दिया, एक एडवर्टीजमेंट डाल दिया, दैट इज मोर देन एनफ टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अब वहाँ पे थोड़ी है कि कंज्यूमर मार्केट में हम सेल्स फोर्स लगाने चले जाएं, मतलब एक आप किराने की दुकान खोल रहे हो तो सेल्स फोर्स लगा दोगे क्या, ऐसा नहीं है ना। तो ये थोड़ा सी चीज़ें आप ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी यार, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप है ना, आप अलग से बनाइए, या फिर जहाँ पर कुछ भी इधर उधर फालतू डिस्कशन नहीं होता हो। तो देखो चैनल का नाम ध्यान में रख लो, DFCCIL क्वेश्चन सॉल्विंग करके सर्च करोगे तो आपको इस चैनल का सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली इस चीज़ को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाते हैं ओवरऑल। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 7 या 8 डेज़ हुए हैं इसको क्रिएट किए हुए। सो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो यार, आगे आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, इसमें भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में और काफ़ी चीज़ें हम लोग नई जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी।